हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज गर्भाधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, जो कि इसी वर्ष पीसीएसजे उत्तर प्रदेश के सिलेबस में जीके पोर्शन में जोड़ा गया है। तो आज का वीडियो मैं जीके पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूं, क्योंकि इस एक्ट से जीके के संबंध में जो जानकारी अपेक्षित है या जो आयोग जानना चाहता है कि इस एक्ट के संबंध में आपके पास सामान्य जानकारी क्या है, यह कितनी अच्छी है, उसी टाइप के प्रश्नों को लेकर के मैं हाजिर हूं इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न है, श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। क्योंकि अगर डायग्नोस्टिक के संबंध में बात की जाए तो आपको पता है कि सोनोग्राफी से लिंग परीक्षण किया जाता है, तो उस संबंध में आपके पास सामान्य जानकारी क्या है, ये कितनी अच्छी है। तो प्रश्न बड़ा अच्छा है और आप से ये अगर अचानक आता है तो मिस्टेक होने के चांस इसलिए होते हैं कि जब चार आपके सामने होते हैं और बहुत नजदीक होते हैं तब गड़बड़ी हो जाती है। तो गड़बड़ी ना हो इसलिए मैंने एक ही रखा है, ताकि आप ध्यान से उसे देख लें और याद कर लें। श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज और 20 के एच जेड, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। तो ये आपको ये डिजिट याद रखनी है। कभी कभी मैंने देखा है कि एच जेड की जगह जेड एच भी लिख देते हैं और लोग जल्दी से पढ़ करके उसको समझते हैं कि ये सही है और जेड एच वाले में टिक कर देते हैं, जबकि ठीक उसी के नीचे एच जेड वाला भी होता है। तो यहां पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा सवाल है, हर्ट्ज शब्द का अर्थ क्या है? तो हर्ट्ज शब्द का अर्थ है चक्र प्रति सेकंड। ये अगर आप साइंस से हैं तो बेहतर जानते होंगे, और नहीं भी हैं तो आप इसे सिर्फ याद कर लीजिए। क्योंकि जीके पोर्शन में है इसलिए बहुत डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा सवाल है, अनुदैर्ध्य तरंग में कणों की गति किस दिशा में होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग, ये तरंगों के माध्यम से ही सोनोग्राफी काम करती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग में कणों की गति किस दिशा में होती है? तो कणों की गति प्रसार के अक्ष के समांतर होती है। तो आपको समांतर शब्द याद रखना चाहिए जिससे आप पकड़ लेंगे, या फिर उसी दिशा में होती है। तो ये भी हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो अक्ष के समांतर, कणों की गति प्रसार के अक्ष के समांतर या उसी दिशा में। तो अक्ष के समांतर याद रख सकते हैं या उसी दिशा में याद रख सकते हैं। अगर इतना आपको याद है तो आंसर आपका सही हो जाएगा। प्लेसेंटा को माना जाता है। प्लेसेंटा, आपको पता है कि गर्भ में सबसे पहले प्लेसेंटा का ही निर्माण होता है। तो प्लेसेंटा को माना जाता है, मतलब उसकी लंबाई कितनी होती है? तो ये 4 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। ऐसे ही अचानक सवाल आते हैं हमारे सामने। पोर्टल ट्राइड में कौन सी 3 संरचनाएं शामिल हैं? ये अगला सवाल है। तो जो पोर्टल ट्रायल होता है ये यकृत धमनी, पोर्टल सिरा और पित्त नली को मिला करके बनता है। यकृत धमनी, पोर्टल सिरा और पित्त नली, ये तीनों को मिला करके पोर्टल ट्राइड कहते हैं। या ये भी कह सकता है कि पोर्टल ट्राइड क्या है।
या पोर्टल ट्रायड में कौन सी संरचनाएं शामिल हैं? यहां तो हमने तीन ही शामिल है, इसलिए 3 लिख रखा है। तो सवाल वो कैसा भी बना के दे सकता है, वहां पर 3 नहीं भी लिखेगा, पूछेगा पोर्टल ट्रायड में कौन सी संरचनाएं शामिल हैं, 2 देगा, फिर 3 देगा, फिर 1 दे सकता है, या इनमें से सभी, ऐसा कुछ भी बना सकता है, वो आपको देखना है। पित्ताशय की दीवार की समान मोटाई क्या है? तो ये 3 सेंटीमीटर है। पित्ताशय की दीवार की समान मोटाई क्या है? अगला सवाल है, भ्रूण की हृदय गति की गणना की जाती है। तो जो भ्रूण होता है गर्भ में, उसके हृदय की गति की गणना एम मोड से की जाती है। बहुत अच्छा सवाल है, और इसी को ही जीके कहता हूं मैं। वो सवाल ऐसे ही पूछेगा आपसे, कोई बहुत डीप जाकर के नहीं पूछेगा, समान जानकारी ही पूछेगा आपसे, लेकिन वो समान जानकारी इतनी समान भी नहीं होगी, ये भी थोड़ा सा आप समझ के चलिएगा। समान पोर्टल सिरा प्रवाह में क्या होता है? ये जो समान पोर्टल सिरा प्रवाह है, उसको हेपेटोपेटल अर्थात रक्त यकृत की ओर बहता है। तो समान पोर्टल सिरा प्रवाह का मतलब है कि रक्त यकृत की ओर बहता है। तो यह समान पोर्टल सिरा प्रवाह को हेपेपोटेपल कहते हैं, ऐसे भी आप याद कर लीजिए। अगला सवाल है, सोनो हिस्टेरोग्राफी उपयोग करता है। तो ऐसे पढ़ेंगे, सोनो हिस्टेरोग्राफी गर्भाशय गुहा और फैलोपियन ट्यूब के दृश्य के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग करता है? तो ये खारा या लवणीय पदार्थ उपयोग करता है। गर्भाशय में फैलोपियन ट्यूब होती है, तो जब हम लिंग निर्धारण करते हैं या लिंग की जांच करते हैं, तो हमें इनकी फोटो लेनी पड़ती है सोनोग्राफी के माध्यम से। तो सोनोग्राफी इनके फोटो के लिए, दृश्य के लिए लवणीय पदार्थ या खारा पदार्थ प्रयोग करता है। प्रतिध्वनि कलाकृतियां क्या है? केवल इतना ही पूछेगा, ये सोनोग्राफी से ही संबंधित है। तो प्रतिध्वनि कलाकृतियां 2 या अधिक मजबूत परावर्तक सतहों की उपस्थिति है। तो परावर्तक सतहों की उपस्थिति, वो भी 2 या अधिक। क्वेश्चन इससे ही आएगा, प्रतिध्वनि कलाकृतियां, बस नीचे 4 लिखे होंगे, तो याद रखना है 2 या अधिक मजबूत परावर्तक सतहों की उपस्थिति। परावर्तक सतहों की उपस्थिति, ये याद रखना है। अगला सवाल है, समान वयस्क अंडाशय का माप क्या होता है? ये भी अच्छा सवाल है। अंडाशय का माप, समान वयस्क अंडाशय का माप होता है 3 × 2 × 2 सेंटीमीटर, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये फिगर भी आपको याद रखना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। परीक्षा बहुत नजदीक है, तकरीबन 12 फरवरी को हो ही जाएगी। उसी संबंध में मैं रैपिड वीडियो दे रहा हूं। डॉपलर प्रभाव बनाता है। डॉपलर प्रभाव क्या बनाता है? आवृत्ति में परिवर्तन। तो डॉपलर प्रभाव आवृत्ति में परिवर्तन करता है, या फिर डॉपलर शिफ्ट है। डॉपलर प्रभाव को डॉपलर शिफ्ट कह सकते हैं। डॉपलर शिफ्ट का मतलब है जब परावर्तक ट्रांसड्यूसर के सापेक्ष चलता है। तो आप इसमें से डॉपलर प्रभाव को आवृत्ति में परावर्तन इतना समझ लीजिए, और जो डॉपलर प्रभाव है वो डॉपलर शिफ्ट है। और डॉपलर शिफ्ट का मतलब है जब परावर्तक ट्रांसड्यूसर के सापेक्ष चलता है, तो हम उसको डॉपलर शिफ्ट कहते हैं।
अगला सवाल है, सबसे आम जुड़वा ज़िगोटोसिटी, सबसे आम जुड़वा ज़िगोसिटी क्या है? तो इसे आप डाई कोरियोनिक या डायनाओटिक, दो शब्द हैं, दो में से कोई एक उसमें लिखा होगा, तो इसे आप याद करिए, डाइकोरियोनिक या डायनाओटिक। इसमें 75% जुड़वा द्वियुग्मजन होते हैं। तो हो सकता है ये ना पूछ करके ये पूछ ले कि डायनाओटिक में कितने प्रतिशत जुड़वा द्वियुग्मजन होते हैं, तो 75% आप याद रख सकते हैं। या फिर जुड़वा ज़िगोसिटी पूछता है तो आपको दो में से कोई एक नाम याद रखना है। अगला सवाल है, ट्यूबिन पीक चिन्ह का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ट्यूबिन पीक चिन्ह का सबसे अच्छा वर्णन करता है डिवाइडिंग मेम्ब्रेन, ये याद कर लीजिए। तो डिवाइडिंग मेम्ब्रेन में कोरियोन का त्रिकोणीय प्रक्षेपण और द्वियुग्मजन जुड़वा के लिए एक सोनोग्राफिक भविष्यवक्ता है। इससे पता चलता है कि जुड़वा बच्चे हैं या नहीं हैं। सोनोग्राफी में ये भी पता चल जाता है कि जुड़वा बच्चे हैं या नहीं हैं। तो अगर जुड़वा बच्चे हैं तो वो कौन बताता है? डिवाइडिंग मेम्ब्रेन। तो डिवाइडिंग मेम्ब्रेन में कोरियोन का त्रिकोणीय प्रक्षेपण और द्वियुग्मनज होते हैं, जिससे हम जुड़वा के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो डिवाइडिंग मेम्ब्रेन को याद रख सकते हैं। अंतर्गर्भाशयी भ्रूण मृत्यु को परिभाषित करता है, यानी कि भ्रूण के अंदर ही यदि शिशु की मृत्यु हो जाती है तो 20 सप्ताह के गर्भ के बाद अनुपस्थिति भ्रूण के दिल की टोन, ये टोन से पता चलता है कि भ्रूण में शिशु की मृत्यु हो गई है। तो अंतर्गर्भाशयी भ्रूण मृत्यु को परिभाषित करता है, यानी कि गर्भ के अंदर यदि शिशु की मृत्यु हो जाती है तो 20 सप्ताह बाद पता चलता है। 20 सप्ताह के गर्भ के बाद अगर भ्रूण में दिल की टोन अनुपस्थित है तो उसे मृत माना जाता है। अगला सवाल है, गर्भाधारण की अनुमानित तिथि निर्धारित करने के लिए सबसे सटीक तरीका क्या है? गर्भाधारण की अनुमानित तिथि निर्धारित करने के लिए सबसे सटीक तरीका क्या है? तो पहली तिमाही का अल्ट्रासाउंड, ये भी पकड़ के चलिएगा। इसको CRL कहते हैं। क्राउन रंप की लंबाई सबसे सटीक होती है पता करने के लिए। क्राउन रंप की लंबाई से पता चलता है। तो गर्भाधारण की अनुमानित तिथि निर्धारित करने के लिए सबसे सटीक तरीका है पहली तिमाही का अल्ट्रासाउंड। केवल इतना आएगा। और ये पहली तिमाही का अल्ट्रासाउंड से क्या पता चलता है? क्राउन रंप की लंबाई। अगला है, मासिक धर्म चक्र के किस चरण में एक पॉलिप के लिए एंडोमेट्रियम का मूल्यांकन करने का एक आदर्श समय होगा? मासिक धर्म चक्र के किस चरण में, चरण पूछ रहा है। एक पॉलिप के लिए एंडोमेट्रियम एक प्रकार की वाल होती है यूट्रस में। तो एंडोमेट्रियम का मूल्यांकन करने का एक आदर्श समय होगा प्रजनन चरण, क्योंकि इस समय अस्तर मोटा होता है। वो जो वाल होता है वाल मोटी हो जाती है, लेकिन आंतरिक घटक हाइपोचोइक होता है। ये डिटेल है, आपको प्रजनन चरण याद रखना है। तो प्रजनन चरण में
स्थिति होती है कि इस वाल मोटी होती है और आंतरिक घटक हाइपोचोइक होता है, तो ये एक आदर्श समय होता है। अगला सवाल है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओडी जैसी बीमारियां होती हैं ये, तो उसका दूसरा नाम है स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम। ये याद रखना है आपको। ये बीमारी है एक प्रकार की यूट्रस की, पीसीओडी। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का दूसरा नाम है स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम। इसके अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं, एमेनोरिया होती है, इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियां होती हैं इसकी वजह से। तो ये बीमारी का नाम आपको याद रखना है। ये यूट्रस की सबसे गंभीर और आज के टाइम में कॉमन बीमारी है, तो इसको सामान्यतः पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, तीसरे ट्राइमेस्टर में लो लाइंग प्लेसेंटा की परिभाषा है। तीसरे ट्राइमेस्टर में लो लाइंग प्लेसेंटा की परिभाषा, तो प्लेसेंटल एज पहले, तो प्लेसेंटल एज ये, और इसके बाद प्लेसेंटल एज 2 सेंटीमीटर छोटा होगा। प्लेसेंटल एज 2 सेंटीमीटर आंतरिक ओएस से छोटा होगा, या उल्टा पढ़ लें, सुरक्षित डिलीवरी के प्लेसेंटा की 2 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए आंतरिक ओएस से। तो ये जो आंतरिक ओएस है इससे 2 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए प्लेसेंटल एज को, या ऐसे कर लो, प्लेसेंटल एज से 2 सेंटीमीटर छोटा होना चाहिए आंतरिक ओएस से। आप जैसे समझ सकते हैं वैसे समझ लीजिए। तीसरे ट्राइमेस्टर में लो लाइंग प्लेसेंटा की परिभाषा का मतलब है कि जो आंतरिक ओएस है उससे प्लेसेंटा एज को 2 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए। ये तीसरे ट्राइमेस्टर में लो लाइंग प्लेसेंटा की परिभाषा है, या इसको परिभाषित करता है। अगला सवाल है, एक्टोपिक गर्भावस्था क्या है? तो एक्टोपिक गर्भावस्था का मतलब है एक्चुअली जहां गर्भधारण होना चाहिए वहां ना हो करके यूट्रस में और कहीं हो जाए, उसको हम एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। तो एंडोमेट्रियल कैविटी के बाहर यदि गर्भावस्था होती है तो उसको हम एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। इस तरह से ये 21 लाइनर क्वेश्चन थे, समान जानकारी समान ज्ञान के उद्देश्य से। और मैं आशा करता हूं कि इन 20 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न भी आपको अगर देखने को परीक्षा में मिलता है तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और मेरी मेहनत भी आपके काम आएगी। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके आगे के 20 क्वेश्चंस मैं आपको तुरंत दे दूंगा जैसे ही आपके कमेंट मेरे पास आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।